स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज मस्ट पर। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आज विशेष टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। ऑल्दो ये किसी बीमारी से रिलेटेड नहीं है, परंतु जब बीमारी बहुत ही गंभीर हो जाती है तो हमारे मरीज को जरूरत पड़ती है आईसीयू की, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट की। इसके लिए हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा गलत धारणाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में रहते हैं। आज हम उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्या आईसीयू में इसलिए एडमिट किया जाता है कि हॉस्पिटल वाले ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं, या फिर वहां पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है फालतू में? क्या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो वहां पे सिर्फ डेड बॉडी को ही वेंटिलेटर पे रखा जाता है, या फिर सभी प्रकार के आईसीयू एक जैसे होते हैं? ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आज आंसर जानेंगे और उनका रहस्य जानेंगे और सच्चाई जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए बिना वेस्ट किए ज्यादा टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप डॉकवाइज ऐप पर जाकर पूछ सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट हेल्थ इज मस्ट पर जाकर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है या फिर मैं कभी भी लाइव आता हूं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी मुझसे कनेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आईसीयू में एडमिशन की जरूरत होती है किसी मरीज को, या फिर अस्पताल पैसा बनाने के लिए सिर्फ एडमिट करते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा इस प्रकार से जानते हैं कि आप देखोगे कोई भी सरकारी अस्पताल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर कोई भी प्राइवेट या निजी अस्पताल हो, सभी में आईसीयू बेड्स की बहुत ज्यादा कमी रहती है, वेटिंग लिस्ट रहती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एकदम लाइन लगी रहती है कि हमारा पेशेंट आईसीयू में ले लें, लेकिन बेड कभी भी आपको खाली नहीं मिलते हैं। बहुत ही लकी लोग होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले पेशेंट होते हैं जिन्हें आईसीयू में बेड मिलता है। ऐसा ही सिस्टम प्राइवेट हॉस्पिटल में हमेशा मैक्सिमम टाइम बेड फुल रहते हैं, सिक पेशेंट होते हैं। कई बार हॉस्पिटल्स को रिफ्यूज करने पड़ते हैं पेशेंट, क्योंकि उतने सिक पेशेंट को वार्ड में नहीं रख पाते हैं। तो इन्हीं सब बातों से हमें पता चलता है कि अगर इतनी बेड की कमी है अस्पताल में, तो वो क्या फिर भी नॉर्मल पेशेंट को रखेंगे उसमें? जी नहीं। जब उनके पास सिक पेशेंट है तो वो नॉर्मल पेशेंट को रखेंगे क्यों? जी हाँ, बिल्कुल भी आप ये मन से निकाल दें कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए आईसीयू में रखा जाता है, क्योंकि कई बार हमारा पेशेंट नॉर्मल हमें दिखता है लेकिन होता नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ सीजर डिसऑर्डर में। जैसे कि अगर मरीज को मिर्गी के दौरे, या जो हम सिंपल बोल देते हैं दौरे पड़ गए हैं, अमूमन वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे तक वो रिजॉल्व हो जाते हैं। या तो कुछ के अपने आप घर में ठीक हो जाते हैं, या फिर जब आप हॉस्पिटल में लाते हैं कुछ इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाते हैं। तो हमारा पेशेंट हमें हल्का सा गफलत में लगता है, या कई बार तो बिल्कुल नॉर्मल भी होता है, फिर भी डॉक्टर कहते हैं नहीं, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, कम से कम 1 दिन या 1 रात तो हम आईसीयू में जरूर देखेंगे। तो हमारे मन में जरूर ये विचार आता है, यार हमारा पेशेंट एकदम नॉर्मल आया था, बस दौरे तो पड़े थे, और अभी भी नॉर्मल है, बातें सही कर रहा है, सब चीज समझ रहा है, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, फिर भी आईसीयू में बोल रहे हैं। जी हाँ, ऐसे मरीजों को भी आईसीयू की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें कभी भी दोबारा दौरे पड़ सकते हैं। जो हमने मेडिसिन दी है स्टार्टिंग में वो सिर्फ स्टैट होती है, हमें इनिशियल इफेक्ट के लिए होती है। अभी हमें नहीं पता है कि वो मेडिसिन कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर बेसिक इन्वेस्टिगेशन कुछ करानी पड़ती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। ऐसी बहुत सारी बीमारी है कि जिसमें हमें लगता है कि यार हमारा मरीज तो ठीक है, लेकिन आईसीयू में इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, डॉक्टर से तभी रखते हैं जब जरूरत होती है। हाँ, मे भी हो सकता है इंडिया में कहीं कहीं या कभी गलत डिसीजन लिया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम पक्की धारणा बना लें कि नहीं ऐसा ही होता है, क्योंकि हर फील्ड में सही और गलत लोग हैं। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ पैसे के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज रहती है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि उन्हें जरूरत ही नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, सिक पेशेंट जिन्हें आईसीयू की नीड होती है, बट आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि ये मैं बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, इंटेंसिविस्ट हूँ। मैंने बहुत हॉस्पिटल्स में काम किया है अभी तक, तो सब जगह तो यही रहता है कि हॉस्पिटल में बेड रहते ही नहीं है, आईसीयू में मारा मारी रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या सभी प्रकार के आईसीयू एक जैसे होते हैं? जी हाँ, ये क्वेश्चन जरूर मन में आता है। कई बार पेशेंट कहता है कि सर हमें आईसीयू में बेड चाहिए, फैमिली वाले कहते हैं, लेकिन
हॉस्पिटल डिनाई करते थे, सर हमारे पास मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू में बेड नहीं है, कार्डियक आईसीयू में नहीं है। तो फिर वो पता करते हैं, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल्स में क्या है, जनरल बोर्ड्स पर लिखा रहता है ऑक्यूपेंसी रेट, कितना वैकेंट है, कितने भरे हुए हैं। तो वो कहते हैं सर न्यूनेटल आईसीयू में तो खाली है बेड, आप हमें क्यों नहीं दे रहे। तो हर आईसीयू में अलग टीम होती है, अलग लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसी के हिसाब से आईसीयू में एडमिट किया जाता है। तो अगर आपके पेशेंट को गलत आईसीयू में एडमिट कर देंगे तो वहां पर मैनेजमेंट सही नहीं होगा। तो इसलिए हॉस्पिटल कई बार डिनाई कर देते हैं कि आपको सही आईसीयू नहीं है अवेलेबल हमारे पास, आप कहीं और ले जाएं, पेशेंट किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। इसलिए बेटर है कि गलत आईसीयू में करने से तो बहुत बेटर है। अब आप सोचिए, बच्चों के आईसीयू में किसी बड़े को एडमिट कर देंगे तो वहां पर उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, या फिर बड़े आईसीयू में किसी बच्चे को एडमिट कर देंगे तो वहां की टीम उसके लिए प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड नहीं होती है, इक्विप्ड नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं वेंटिलेटर। जी हाँ, वेंटिलेटर के हमारे समाज में बहुत ही गलत धारणा है कि वेंटिलेटर सिर्फ मरे हुए मरीजों पे लगाया जाता है, या फिर डेड पेशेंट होता है उस पे कंटिन्यू वेंटिलेटर पे रखा जाता है। सर सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा कि वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग सिस्टम आप समझ लें कि वो एक प्रकार से लंग्स का अल्टरनेट है। जैसे हमारी किडनी खराब हो जाती है तो हम डायलिसिस करते हैं, ऐसे अगर हमें लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा खराब हो गया, सपोर्टिव नहीं है, तो हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। या फिर कुछ और इंडिकेशंस है, जैसे पेशेंट अगर अच्छे से होश में नहीं है, जो अपने मुंह की लार या सिक्रीशंस को नहीं संभाल सकता है, फेफड़ों में जाने का खतरा है, तब भी हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट मर गया है तो हम वेंटिलेटर पर लेते हैं। मरने से बचाने के लिए या फिर मरने से पहले वाली कंडीशन में हमें वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है। जी हाँ, वेंटिलेटर पर जब पेशेंट जाता है इसका मतलब वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है, जिसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आते हैं, कुछ 1-2 दिन में आते हैं, कुछ 1 हफ्ते में, 15 दिन में, इवन 2-2, 3-3, 6-6 महीने के बाद भी पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्राइमरी डिजीज। मतलब उन्हें प्राथमिक बीमारी क्या थी, पेशेंट कितने दिनों से बीमार था, वो बीमारी की उसकी बॉडी की रिस्पॉन्स कैसी आ रही है, इन सब फैक्टर्स को मिला जुलाकर हमें पता चलता है या फिर रिजल्ट आता है। क्योंकि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल स्टाफ या फिर पेरेंट्स या फिर फैमिली वाले ही श्योर नहीं होते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है कि आज हमने वेंटिलेटर पर पेशेंट लिया है तो हम कल निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी डिजीज कैसी है। तो प्लीज ये धारणा बिल्कुल मन से निकाल दें, क्योंकि लोगों को क्या लगता है जब वेंटिलेटर पर पेशेंट होता है, कई बार तो वो बेहोशी हालत में होता है कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता है, या फिर पेशेंट को कुछ सिडेशन या पैरालिटिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं, ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जो वेंटिलेटर को टॉलरेट कर पाए पेशेंट। तो ऐसे में फैमिली वालों को या जो मिलने जुलने आते हैं आईसीयू में, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा पेशेंट तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, ये तो एकदम ऐसे शांत पड़ा हुआ है। तो उन्हें लगता है कि पेशेंट डेड है और जो सिर्फ मशीनों से चला रहे हैं इन्हें और सिर्फ बिल बना रहे हैं। जी नहीं, क्योंकि 6-7 घंटे में शरीर में हमारे जब डेड हो जाता है तो ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि जिससे पता चल जाता है कि लगभग 6 या 7 घंटे पहले इसकी डेथ हो गई है। तो इसलिए कोई भी हॉस्पिटल चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है कि डेड पेशेंट को रखे। कई बार कंडीशन इतनी खराब होती है, ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाता है, तो बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है जैसे ये डेड बॉडी होती है। लेकिन मेडिकल साइंस में डेथ तभी डिक्लेयर की जाती है जब दिल की धड़कन कंप्लीट तरीके से रुक जाए, ईसीजी फ्लैट लाइन आ जाए, कोई बीपी ना मिले, तो उतना वेट करना पड़ता है। उससे पहले काफी सारी मेडिसिन, हैवी दवाइयां लगाई जाती है पेशेंट्स को। तो कई बार दिल धड़कता रहता है, बाकी ब्रेन डेड भी हो जाता है पेशेंट, तो ऐसे में लग सकता है कि मरीज मर गया है। बट लेकिन जब तक हार्ट अच्छे से स्टॉप नहीं हो जाता है, फ्लैट लाइन नहीं आती है, कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि पेशेंट डेड है। तो प्लीज ये धारणा निकाल दें, सही डिसीजन ले, क्योंकि बहुत बार देखा गया है फैमिली अपने पेशेंट को इसलिए लॉस कर देती है, वो मना कर देती है स्ट्रिक्टली कि वेंटिलेटर पर नहीं लेना है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रहे, वाइज डिसीजन ले, डॉक्टर से डिटेल में बात करें कि हमारे पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा है, इंप्रूवमेंट के चांसेस है या नहीं है, कितने % है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले। इसमें डॉक्टर्स काफी हेल्प करते हैं। अगर आप अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो बहुत अच्छे से हम देखते हैं फैमिलीज जो कोऑपरेटिव फैमिलीज होती हैं उनके पेशेंट
जिसकी उम्मीद बहुत कम होती है, हमें भी कम होती है, फैमिली को भी कम होती है, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाते हैं। तो प्लीज इस बात को ध्यान पे रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कुछ लोगों को कि सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, मतलब अचानक से बेहोश हो गए या फिर मिर्गी के दौरे आ गए। ये बात तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ मिर्गी के दौरों वाली। या फिर अब हम बात करते हैं कि सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अचानक से बेहोश हो गया पेशेंट, आखिर उससे आईसीयू की क्या जरूरत है या वेंटिलेटर की क्या जरूरत है। जी हाँ, ऐसे पेशेंट्स को भी जरूरत है, चाहे उनकी कॉन्शियस लेवल वापस आ जाए। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये अटैक इतना सीवियर हो सकता है या रिपीट हो सकता है कि जिसमें परमानेंट ब्रेन डैमेज तक हो जाता है, पेशेंट ब्रेन डेड कंडीशन में चले जाते हैं अगर सही समय पर मॉनिटरिंग नहीं की जाए, सही समय पर ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दी जाए, सही समय पर बीपी को कंट्रोल नहीं किया जाए। या फिर कई बार पेशेंट जब अच्छे से होश में नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में, मुंह की लार होती है या फिर सिक्रीशन होता है, कई बार पेशेंट वॉमिटिंग कर देता है, वो रिटेन नहीं कर पाता है और अपने विंड पाइप यानी लंग्स में वो एस्पिरेट कर जाता है। ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। कई बार तो पेशेंट इससे एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो है सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े, वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही फनी क्वेश्चन है, क्या हमें आउटकम जो होता है कोमा पेशेंट का वो हमें पहले से पता चल जाता है? क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कोमाटोज जो पेशेंट है वो कब उठेगा? जी नहीं, ऐसा कोई भी हमारे पास डिवाइस नहीं है, कोई भी मॉनिटर नहीं है कि हम बता सके कि कोई पेशेंट कोमा में है तो वो 1 महीने बाद उठेगा, 1 दिन बाद उठेगा या 1 साल बाद उठेगा। जी हाँ, कई बार बीमारी के हिसाब से हम आइडिया दे सकते हैं कि ऐसी चोट में या ऐसा अगर ब्रेन में ब्लीडिंग है या खून का थक्का जम गया है तो इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है, 1 साल का समय लग सकता है, 1 महीने का समय लग सकता है, लेकिन रिकवरी भी कंप्लीट होगी या नहीं होगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। फिल्मों की तरह नहीं है जी आज कोमा में है 1 हफ्ते बाद इन्हें होश आ जाएगा और 1 हफ्ते बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर आता है, खास करके जब हमारा पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, यार आईसीयू में क्यों करना है, खर्चा बहुत है, बेड चार्ज ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। जी हाँ, चार्जेस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि एक पेशेंट पे बहुत सारा स्टाफ लगा होता है, नर्सेज ज्यादा होती है पर पेशेंट के हिसाब से, अदर एज कम्पेयर टू वार्ड डॉक्टर्स अलग से रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। एक डॉक्टर हमेशा वहाँ ड्यूटी पर रहता है, मोस्टली सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज में। दूसरी ऑप्शन आती है कि बहुत इंडिया में जो है मीडियम क्लास या लोअर क्लास लोग ज्यादा रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेडिक्लेम भी नहीं होता है, कोई पैनल का भी सपोर्ट नहीं होती है। जी हाँ, ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है आईसीयू में इलाज कराना, क्योंकि मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लिए अपने पॉकेट से अगर पैसा देना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ज्यादा दिन तक आईसीयू में इलाज कराना। तो ऐसे में मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सही समय पर डिसीजन लें और एक अच्छे बड़े सरकारी अस्पताल में आप जाएं, टर्सरी सेंटर में, वहां जाके पेशेंट को एडमिट कराएं। होपफुली आपको वहां पर बेड मिल जाए, ऑल्दो बेड की प्रॉब्लम जरूर रहती है इवन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल में भी, बट अगर लक ने साथ दिया तो आपको बेड जरूर मिलेगा। कोशिश करें, ऐसा ना हो कि आप फाइनेंसेस की वजह से पेशेंट का इलाज ही नहीं करा रहे हो। अगर आप प्राइवेट में नहीं करा सकते हो इलाज तो गवर्नमेंट में कराएं, गवर्नमेंट में भी पूरा 100% अच्छा इलाज होता है, वैसे ही सेम क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं क्योंकि प्राइवेट में भी सारे गवर्नमेंट से ही आते हैं डॉक्टर्स, तो सारे वही एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, सारी मशीनें होती है, टेस्ट सारे फ्री में होते हैं, दवाइयाँ फ्री में मिलती है, कोई बेड चार्ज नहीं लगता है, डॉक्टर चार्ज नहीं लगता है, तो आपका लगभग पूरा फ्री में इलाज होता है और वैसा ही इलाज होता है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, तो ये आपका अपना डिसीजन है, पॉकेट के हिसाब से जहां पर आप कंफर्टेबल है वहां डिसीजन, वहां इलाज कराएं, लेकिन इलाज जरूर कराएं और सही समय पर सही डिसीजन लें। एक और क्वेश्चन आता है आईसीयू में रीस्ट्रेन करने का। रीस्ट्रेन मतलब जब पेशेंट को आपने देखा होगा आईसीयू में, अगर आप लोगों का कभी फैमिली में या कभी दूर के रिलेशन में या कोई फ्रेंड सर्कल में अनफॉर्चुनेटली कोई आईसीयू में गया है और आपको उन्हें देखने जाना पड़ा है, तो उसमें कुछ पेशेंट्स को क्या होता है कि बेड के साथ बांध दिया जाता है हाथों से और पैरों से। तो बहुत ही देखने में फैमिली के लिए अनफॉर्चुनेट होता है, खराब लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन ये जरूरी इसलिए है
कि पेशेंट अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये तब किया जाता है जब पेशेंट अच्छे से होश में नहीं होता है, इरिटेबल होता है, एजिटेटेड होता है। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी नली लगी होती है, बहुत सारे पाइप्स लगे होते हैं शरीर में, जैसे कि कैनुला है दवाइयां देने के लिए, सेंटर लाइन हो सकती है, ब्लड प्रेशर नापने की लाइन हो सकती है, ऑक्सीजनेशन की लाइन होती है जो अलग से तार लगाया जाता है फिंगर में, पेशाब की लाइन डली होती है जिसे फोलिस कैथेटर बोलते हैं, फूड पाइप भी हो सकता है पेशेंट को, कई बार वेंटिलेटर पर पेशेंट होता है तो इंट्यूबेट होता है पेशेंट। तो ऐसे में पेशेंट को फिजिकल रिस्ट्रेन करना पड़ता है ताकि पेशेंट अपने आप को नुकसान ना पहुंचा पाए या फिर कोई ऐसी लाइन को खींच नहीं दे जिससे पेशेंट को नुकसान हो या फिर दोबारा से प्रोसीजर करने की जरूरत पड़े या फिर कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों के बचाने के लिए रिस्ट्रेन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईसीयू में मरीज है तो उसकी जांचें बहुत ज्यादा कराई जाती है। जब आप लोग बिल देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो देखते हैं कि यार इन्वेस्टिगेशन तो बहुत कराई है, कल भी ये टेस्ट कराया था, आज भी कराया है, परसों भी करा रहे हैं, आखिर ये इतने टेस्ट करा क्यों रहे हैं? क्योंकि आईसीयू में मरीज है तो ऑब्वियस बात है वो सिक है, ज्यादा बीमार है। तो ऐसे में क्या होता है, शरीर में बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। आज की रिपोर्ट कुछ है, कल की कई बार कुछ रिपोर्ट है। अगर हम लोग मिस कर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन कराना, 2-3 दिन बाद कराते हैं, तो कई बार देखते हैं कि सडन बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो ये डॉक्टर अपने हिसाब से कराते हैं कि कब कितनी इन्वेस्टिगेशन करानी है, कौन सी जरूरी है, कौन सी डेली करानी है, कौन सी एक दिन छोड़ के करानी है, कौन सी एक हफ्ते में करानी है। तो आईसीयू में हमें इन्वेस्टिगेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बार बार करानी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीयू में फैमिली वालों को मिलने नहीं दिया जाता है। इसके लिए फैमिली वाले बहुत लड़ाई करते हैं इंडिया में, कई बार लड़ाई करते हैं। मैक्सिमम फैमिली तो समझदार होती है जो समझ जाते हैं। इसके मेन पीछे रीजन है कि जो हमारे आईसीयू में पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बीमार है। ऐसे में कई बार तो कुछ दवाइयाँ चल रही होती है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर उन पेशेंट का शरीर ऐसा नहीं होता है कि फ्रेश कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो झेल पाए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार हमारे मरीज से मिलने नहीं दे रहे। तो आईसीयू में हर आईसीयू में अपने हिसाब से विजिटिंग टाइम होता है पेशेंट का, यूजुअली 2 बार होता है दिन, एक बार में मिलने दिया जाता है। तो प्लीज उस गाइडलाइन को फॉलो करें, सपोर्ट करें। ये सिर्फ आपके पेशेंट के फेवर के लिए ही है। अब आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपका पेशेंट किडनी बीमारी से ग्रसित है और वो आईसीयू में एडमिटेड है और कोई इन्फेक्शन नहीं है उसे, कोई आस पड़ोस का बंदा, कोई फैमिली से कोई भी अगर उससे मिलने आया है और उसे बाहर नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी था, फ्लू का इन्फेक्शन था, वो गया मिलने, उससे उसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आपके पेशेंट को हो गया। जो मिलने आया था उसकी इम्यूनिटी तो सही थी, तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उस इन्फेक्शन के, लेकिन जो आपका पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसके शरीर की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बहुत कम है। तो ऐसे में वो इन्फेक्शन उसके ऊपर सुपर एडिड हो जाएगा और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कई बार पेशेंट की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कम से कम मिले, जो जरूरी लोग हैं वो ही मिले और जो टाइमिंग्स है उसी के दौरान जाए। ये सिर्फ आपके पेशेंट के भले के लिए ही है। एक और क्वेश्चन बहुत सारे फैमिली वाले हमसे पूछते हैं कि सर आईसीयू में डॉक्टर्स है ठीक है, नर्सेज है ठीक है, लेकिन ये बहुत सारा स्टाफ होता है, फिजियोथेरेपी होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होते हैं, कहीं कहीं स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं न्यूरो आईसीयू में। आखिर इतने सारे लोगों का रोल क्या है? सर जितना रोल डॉक्टर्स का है उतना ही रोल सपोर्टिंग स्टाफ जैसे कि नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, इनका बहुत ही मेजर रोल है। अगर प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो पेशेंट की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, वो ठीक कैसे होगा? धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती है। आईसीयू में वैसे ही जब पेशेंट बीमार होता है तो कैटाबोलिक स्टेट में होता है, उसे ज्यादा एनर्जी की और प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है। तो ऐसे में डाइटिशियन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर डॉक्टर को डाइट की पूरी नॉलेज नहीं होती है, मुझे भी नहीं है कि कंप्लीट डाइट की नॉलेज है। तो ऐसे ही सब स्पेशलिस्ट होते हैं उस फील्ड के हिसाब से, तो वो पर्टिकुलर पेशेंट की एज के हिसाब से कितना वेट है, कौन सी बीमारी है, उसे कितनी न्यूट्रिशनल नीड है और हम कितना अमाउंट दे सकते हैं। 50 ml देना है तो 50 ml में ही वो कैलोरीज पूरी करनी है, 100 ml देना है तो 100 ml में ही वो कैलोरीज पूरी करनी है। शुगर का पेशेंट है तो उसे शुगर के हिसाब से डाइट देनी है, किडनी का है तो किडनी के हिसाब से डाइट देनी है। तो ऐसे ही फिजियोथेरेपी का है कि पेशेंट जितनी जल्दी मोबिलाइज होगा, जितना अच्छा उसकी स्ट्रेंथ आएगी, चेस्ट फिजियो होगी, तो ये बहुत ज्यादा रोल
प्ले करते हैं पेशेंट की रिकवरी में, जल्दी रिकवरी के लिए, कंप्लीट रिकवरी के लिए। कई बार अगर आईसीयू में ये फैसिलिटीज नहीं है या अस्पताल में नहीं है फैसिलिटी, तो वहां पर पेशेंट का आउटकम हैम्पर कर सकता है और बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर सभी का होना बहुत जरूरी है, अच्छी टीम का होना जरूरी है, एक्सपर्ट लोगों का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं आईसीयू से पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो क्या वो एकदम नॉर्मल है, अब हमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेनी? नहीं। जो पेशेंट आईसीयू से रिकवर करके गया है, कई बार तो आईसीयू से पहले एचडीयू में भेजा जाता है, फिर वार्ड में भेजा जाता है या घर भेजा जाता है। कई बार डायरेक्ट वार्ड में भेजा जाता है या कई बार डायरेक्ट डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। लेकिन ऐसे पेशेंट में हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखनी है, विजिलेंट रहना है, मॉनिटरिंग करनी है, ध्यान रखना है। अगर डॉक्टर ने बताया फिजियोथेरेपिस्ट या डाइटिशियन की जरूरत है तो हमें उनके फॉलोअप में रहना है। तो ये पेशेंट थोड़े से नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में जल्दी ठीक हो सकते हैं, दोबारा बीमार ज्यादा हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो ऐसे पेशेंट्स में एक्स्ट्रा केयर जरूर करें, ध्यान रहे। होपफुली इस वीडियो में आपको आईसीयू से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज पता चल गई होंगी। समाज में खासकर कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं आईसीयू को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड या किसी और बीमारी से रिलेटेड, बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक वाइज ऐप पर पूछें, वहां पर मैं डिटेल में आपसे बात कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं, जल्दी आंसर देता हूं। नहीं तो आप कमेंट में करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा वही आंसर दूं या फिर अपने लाइव सेशन में आंसर देने की कोशिश करूं, या मेरी वेबसाइट पर पूछें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को आईसीयू के बारे में सही नॉलेज और सही डिसीजन वो लेने की क्षमता रखें। और सही एजुकेशन ही हमारे सही हेल्थ का एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में थैंक्स लिख सकते हैं, जो भी आपका मन है वो लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ अंधविश्वास अभी भी बचा हुआ है या फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो जरूर कमेंट में मेंशन करें, मैं उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।